हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। इसकी हमने पृष्ठभूमि देख ली थी। पृष्ठभूमि में कैसे क्या हुआ, कैसे लखनऊ पैक्ट की मांगे आई। लखनऊ पैक्ट की कुछ मांगों को क्या कर दिया था, यहाँ पर इन्होंने स्वीकार किया था, कुछ को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। वही हम प्रावधान देखेंगे कि किस प्रकार इसमें प्रावधान हुए और कौन कौन से बदलाव हुए। यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इंग्लैंड में जो बदलाव हुए। इंग्लैंड में क्या क्या बदलाव हुआ। पहला तो क्या था, भारत का एक उच्चायुक्त पद का निर्माण किया गया है। कहां पर किया गया, ब्रिटेन में किया गया। ठीक है, कौन से पद का निर्माण किया गया, भारत में उच्चायुक्त पद, भारत का उच्चायुक्त पद कहां पर, इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में इस पद का निर्माण किया गया पर और जो इसका वेतन था वो भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। ठीक, जो वेतन था कहां से दिया जाने लगा, भारतीय राजस्व से। और उसके साथ साथ ये कहां पर नियुक्त किया गया था, गवर्नमेंट काउंसिल जो इंग्लैंड में थी वहां पर इसको नियुक्त किया गया, पद का निर्माण किया गया। अब लखनऊ पैक्ट की जो मांग थी 1916 की, लखनऊ पैक्ट की मांग क्या थी कि जो भारत का राज्य सचिव है उसका वेतन है जो कहां से दिया जाए, ब्रिटिश फंड से दिया जाए। ये मांग क्या कर ली उन्होंने, अंग्रेजों ने मान ली। ये मांग मान ली, मगर यहाँ पर एक परिषद की, मंत्री परिषद की जो गठन, यानी मंत्री परिषद का वहां पर गठन था, उसको उन्होंने जहां का तहां रहने दिया। उसको उन्होंने क्या किया, हटाया नहीं, क्योंकि लखनऊ पैक्ट के अंतर्गत एक मांग की गई थी कि जो मंत्री परिषद वहां पर गठित है, मंत्री परिषद को रद्द किया जाए। परंतु उस मांग को ना मानते हुए सिर्फ उन्होंने ये मांग मान ली कि जो भारत के राज्य सचिव को जो पैसा था वो ब्रिटिश फंड से दिया जाने लगा, भारतीय फंड से वहां पर उन्होंने उसकी बात वो मान ली। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भारत में बदलाव क्या होते हैं। भारत में बदलाव के लिए सबसे पहले हमें समझनी होगी कि भारत में कौन सी गवर्निंग बॉडी उनकी काम करती थी, कितने हिस्सों में थी, कैसे कैसे काम करती थी, कौन कौन से हिस्से थे और कैसे थे। ठीक है, उसको हमें देखने के लिए पहले हम इसको साफ कर दें, क्योंकि थोड़ी सी चार्ट बनाना पड़ेगा तो उसमें समझ में आएगा। GGI, इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ, इसकी दो बॉडी थी, यहाँ पर लिख देते हैं गवर्नर काउंसिल, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक, इसकी दो बॉडी थी, कौन कौन सी थी, एक थी केंद्रीय कार्यपालिका परिषद, इसकी दूसरी बॉडी थी केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद। अब केंद्रीय विधान परिषद थी, एक भी द्विसदनीय व्यवस्था थी। इसमें कौन सी व्यवस्था थी, द्विसदनीय। यहाँ पर लिख देते हैं। अब द्विसदनीय लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम दो हिस्से बता देते कि ये दो भागों में बटी थी, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या बदलाव हुआ। केंद्रीय कार्यपालिका जो परिषद है, केंद्रीय कार्यपालिका परिषद में 3 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया। क्या किया गया, 3 भारतीय सदस्यों को, 3 भारतीय सदस्यों को जोड़ा गया। ठीक, कुल कितने सदस्य थे कार्यपालिका परिषद में, कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या थी 8। कुल कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। 8 सदस्यों में से कितनों को जोड़ा गया था, इसमें 3 को जोड़ा गया था। कौन थे वो, 3 भारतीय थे। और तीनों को क्या कर दिया गया, यहाँ पर विभाग सौंप दिए। तीनों को क्या कर दिया, यहाँ पर तीनों को विभाग भी सौंप दिए। अब विभाग कौन कौन से थे, शिक्षा था और जेल विभाग था, ऐसे कुछ ऐसे साधारण से विभाग उनको क्या कर दिए, सौंप दिए गए। वहीं पर दूसरा और देख लें, जो विषय थे, विषयों की सूची में क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। विषयों की सूची में बंटवारा कर दिया, सूची में बंटवारा। कैसे हुआ बंटवारा, केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची और राज्य सूची, और राज्य सूची।
अब पहले हम इसी को देख लें, फिर उसके बाद हम वहां पर चलते हैं, केंद्रीय विधान परिषद की बात करेंगे। और ये जो हुआ था केंद्रीय सूची की, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सूची। जो केंद्रीय सूची थी, केंद्रीय सूची, अब केंद्रीय सूची का जो कानून बनते थे, केंद्रीय सूची कानून ये पूरे ब्रिटिश में लागू होते थे। ठीक है, जो केंद्रीय सूची के द्वारा जो विषय थे और जो इसमें कानून बनते थे वो क्या होते थे, पूरे ब्रिटेन में, पूरे ब्रिटिश इंडिया लिख सकते, पूरे ब्रिटिश इंडिया में क्या होते थे, लागू होते थे, पूरे ब्रिटिश इंडिया। और दूसरा, केंद्रीय सूची के जो विषय थे इसमें एक या एक से अधिक राज्यों में भी इनको क्या किया जाता था, लागू किया जाता था। एक या एक से अधिक राज्यों में केंद्रीय सूची को क्या किया जाता था, यहाँ पर एक से या एक से अधिक जो कानून थे उन पर बनाए जाते थे, केंद्रीय सूची के विषयों पर कानून बनाए जाते थे या लागू किए जाते थे। ठीक है, इसकी जो केंद्रीय सूची थी इसमें कानून बनाने का काम किसका था, गवर्नर, जीजीआई लिख देते यहाँ पर, जीजीआई, गवर्नर काउंसिल ऑफ इंडिया का यहाँ पर सीधा सीधा क्या था, नेतृत्व था, यही इस पर कार्य करती थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं केंद्रीय कार्यपालिका परिषद है, केंद्रीय कार्यपालिका परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया। ठीक है, 3 भारतीय शामिल हुए, कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 8 थी, 8 में से 3 को शामिल किया गया। ठीक, वो भारतीय थे, बाकी क्या थे, अंग्रेज थे। और यहाँ इन तीनों को क्या कर दिया, तीनों को कर दिया विभाग सौंप दिए। और जो विषयों की सूची थी, विषयों की सूची में बंटवारा कर दिया। अब विषयों की सूची में कैसे बंटवारा हुआ, यहाँ पर विषयों की सूची में हुआ बंटवारा केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची, प्रांतीय सूची। अब केंद्रीय सूची की बात करें तो केंद्रीय सूची का नेतृत्व कौन करता था, केंद्रीय सूची है जो केंद्रीय सूची का नेतृत्व करता था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, जो काउंसिल परिषद थी वो इसके द्वारा क्या किया जाता था, ये केंद्रीय सूची में कानून बनाए जाते थे और उसका नियंत्रण किया जाता था। जो कानून बनते थे वो कहां पर लागू होते हैं, पूरी ब्रिटिश इंडिया में। ठीक, पूरी ब्रिटिश इंडिया में केंद्रीय सूची के जो कानून बनते हैं वो लागू होते हैं और एक या एक से अधिक राज्यों में भी इसके क्या होते हैं, कानून लागू होते हैं। ये होगा आपका क्या, केंद्रीय कार्यपालिका परिषद की केंद्रीय सूची हो गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रांतीय सूची, अभी इसको रफ करना पड़ेगा फिर हम प्रांतीय सूची के बारे में बताएंगे। पहले इतना नोट कर लें, नोट करने के बाद ये केंद्रीय विधान परिषद को अलग से समझाएं। ठीक है, पहले इसका देखना ब्यौरा, फिर इसको देखने के बाद हम उसको अलग से समझेंगे। अभी क्योंकि यहाँ पर रह गई आपकी प्रांतीय सूची रह चुकी है। ठीक है, प्रांतीय सूची, अभी हमने केंद्रीय सूची के विषय देखे। केंद्रीय सूची के विषयों में हमने देखा केंद्रीय सूची में जो भी कानून बनेंगे वो पूरे ब्रिटिश इंडिया में बनेंगे। और दूसरा देखा कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी यहाँ पर कानून बनेंगे। अब देख रहे हैं प्रांतीय सूची, कौन सी सूची, प्रांतीय सूची। अब जो प्रांतीय सूची के विषय थे ये क्या थे, 2 विषयों में, ये भी 2 हिस्सों में बटे थे। एक था आरक्षित विषय, आरक्षित विषय, और दूसरे विषय थे जो वो थे हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। अभी यहाँ पर ये देखना है कि हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, आरक्षित विषयों में है जो इन पर कानून बनाने का कार्य किसका था, गवर्नर काउंसिल परिषद का। यहाँ पर इसको भी गवर्नर के जरिए है, जो गवर्नर काउंसिल परिषद इसको कंट्रोल करती थी। यहाँ पर बात कर दी जाए तो ये क्या थी, हस्तांतरित विषय थे। हस्तांतरित विषयों में मंत्रियों के द्वारा होता है जो शासन होता है, मगर मंत्री भी किसके आरक्षण में होते हैं, मंत्री भी गवर्नर के आरक्षण में होते हैं। जो गवर्नर बोलता है, गवर्नर के द्वारा ही मंत्री यहाँ पर क्या करते हैं, हस्तांतरित विषयों पर शासन करते हैं। ठीक, और कानून बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि मंत्रियों की तरफ कोई कानून बनाया जाता है तो गवर्नर चाहे तो उनको लागू करे, ना चाहे तो उनको क्या कर सकता, हटा भी सकता था और रद्द भी कर सकता था, कौन, गवर्नर। अर्थात यहाँ पर लिख दिया जाए मंत्रियों के द्वारा गवर्नर शासन करता था, मंत्रियों के द्वारा गवर्नर शासन करता था। ठीक, मंत्री तो सिर्फ नाम कठपुतली मात्र के थे, यहाँ पर मुख्य काम क्या था, ठीक है, मंत्री गवर्नर का ही था। अब यहाँ पर विषयों के बारे में और देखने के विषय कौन कौन थे। विषय ऐसे बांटे जाते थे कि ये चाहते हुए भी कुछ ना कर सके। यदि हमें जैसे प्रांतीय विषय की सूची में, प्रांतीय विषयों में, हस्तांतरित विषयों में यदि इन्होंने रख दिया क्या, कृषि दे दी इनको, क्या भाई कृषि कर सकते हैं। अब कृषि के लिए कानून बना सकते हैं, परंतु जो सिंचाई के लिए कानून बनाए जाएंगे वो सिंचाई के लिए कानून कहां बनाए जाएंगे, आरक्षित विषय में और गवर्नर काउंसिल परिषद में। अब आप ये बताइए
कि आप कृषि तो कर लेंगे। कृषि की आधारभूत आवश्यकता क्या है? सिंचाई। जब सिंचाई के लिए कानून आप सही नहीं बनाएंगे या सिंचाई या पानी नहीं मिलेगा कृषि के लिए, तो कृषि कैसे होगी? मतलब कुल मिलाकर एक प्रकार से ऐसा दबाव बनाया जाता था कि ये कानून बनाए ना बनाए, जो इनका कानून होगा वही सर्वोपरि होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नर से एक कठपुतली मात्र थे, मंत्री कानून बना सकते थे। और दूसरी ओर देख लें, एक आधा एग्जाम्पल और देख लें, जैसे कारखाने थे, कारखानों पर तो दे दिए कि भाई चलो आप कारखानों पर कानून बनाओ। अब कारखानों पर कानून तो ये बनाएंगे, मगर जो इनकी ईंधन की बात की जाए, जैसे खदानें हैं, अब ईंधन खदानों से प्राप्त होगा, खदान इनके पास थी, खदान जैसे विषय इनके पास थे, एक खदान जैसे विषय थे, आरक्षित विषय थे, गवर्नर काउंसिल अपने पास रखे हुए था। सैनिक भी इनके पास थी, जेल इनके पास, भले मगर सेना इनके पास थी। तो ये सब ऐसी चीजें हैं और ऐसे विषय हैं जिन पर कुल मिलाकर गवर्नर काउंसिल का ही क्या रखता था, संरक्षण रहता था। अब यहाँ पर क्या होता, तो मंत्रियों के द्वारा यहाँ पर शासन होता था। और थोड़ी सी ये बात है कि यहाँ पर उत्तरदायी सरकार भी थी, ये उत्तरदायी थे, थोड़े से अल्प मात्रा में थे, उत्तरदायी या सीमित मात्रा में बोल सकते हैं, सीमित तो उत्तरदायी थे। मगर ये इन्होंने जो काम कर दिया, ये इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे। ये नहीं बोल सकते थे कि हमने ये किया तो हम जिम्मेदारी लेते, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, ना ही जवाबदेही थी। जवाबदेही इन मंत्रियों की थी। यदि यहाँ पर जवाबदेही थोड़ी सीमित मात्रा में थी, वो भी कैसी सीमित थी, सामूहिक नहीं थी। हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि जो व्यक्तिगत था, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की बात कही गई थी। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का मतलब यहाँ पर क्या था कि यदि एक मंत्री ने कोई गलत काम किया, तो उसके खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव आता है, तो वह व्यक्ति व मंत्री ही हट जाएगा, परंतु यहाँ की जो मंत्री परिषद है वो नहीं हटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, उत्तरदायी सरकार थी या जवाबदेही थी, वो क्या थी, सीमित मात्रा में थी। ऐसी नहीं थी कि भाई जैसे अभी वर्तमान कंडीशन में अपने देश में है कि सामूहिक उत्तरदायित्व यदि एक मंत्री के खिलाफ आता है अविश्वास प्रस्ताव, मतलब पूरी मंत्री परिषद क्या हो जाती है, गिर जाती है। और ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं था। तो ये हो गए आपके क्या, प्रांतीय विषयों की सूची। प्रांतीय विषयों की सूची में हमने देखा आरक्षित विषय, और आरक्षित विषय की गवर्निंग कौन करता था, गवर्नर काउंसिल परिषद। वहीं पर देखें तो जो हस्तांतरित विषय थे, इनकी गवर्निंग कौन करता था, इन मंत्रियों के द्वारा होता था, मगर करता कौन शासन था, गवर्नर ही करता था। ठीक है, मगर ये तो कठपुतली मात्र थे, नाम मात्र के थे, चेहरा दिखाने के लिए, मगर वास्तविक शक्ति इनके ही पास थी, गवर्नर के पास ही थी। और ऐसे इनको विषय दिए जाते थे कि भाई तुम सिर्फ इस पर कानून बना सकते हो, मगर खाना पूर्ति तो यहाँ से होगी ना। सबसे बड़े नियम और जो कानून थे वो यहीं पर बनते थे। एक अल्प मात्रा में क्या थी, सीमित मात्रा में उत्तरदायी सरकार थी। इतना हमने देख लिया। इसके बाद हम देखेंगे कि अभी हमने देखा कौन सी, एक केंद्रीय कार्यपालिका की बात हुई। केंद्रीय कार्यपालिका में इतना बदलाव हुआ। अब हम देखें केंद्रीय विधान जो परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद में कौन कौन से बदलाव हुए। केंद्रीय विधान परिषद क्या थी, द्विसदनीय व्यवस्था थी। वहां पर द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो वहां पर देख लेंगे एक राज्य परिषद थी, ठीक, और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। तो केंद्रीय विधानसभा भी देख लेंगे और राज्य परिषद भी देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन से कानून हुए। कानून तो नहीं है, वहां पर उनको विभागवार बांटा गया, कितने सदस्य, कौन नॉमिनेट होंगे, कौन नहीं होंगे। ये हम इसके बारे में अभी देखते हैं। यहाँ पर देखें विधायी परिषद है। जो विधायी परिषद में बदलाव की बात करें तो जो विधायी परिषद में कैसे बदलाव हुआ, क्योंकि यहाँ पर द्विसदनीय व्यवस्था थी। अब द्विसदनीय व्यवस्था बनाई गई तो द्विसदनीय व्यवस्था में कैसे कैसे बांटा गया, एक तो बांट दिया राज्य परिषद में, दूसरा बांट दिया केंद्रीय विधानसभा में। ठीक है, अब राज्य परिषद की बात करें तो राज्य परिषद में जो सदस्य संख्या थी ये थी 60, जिनमें से 26 होते थे नॉमिनेट, 34 का होता था क्या, 34 सदस्य जो होते थे वो होते थे निर्वाचित। इसे कहा जाता था, जो राज्य परिषद है, राज्य परिषद को कहा जाता था उच्च सदन। यहां पे लिख देते हैं, हाँ यही लिख देते हैं, ये था आपका उच्च सदन, और ये वाला था आपका कौन सा, निम्न सदन। अब निम्न सदन यहाँ पर अभी वर्तमान में जैसे बात करें तो यहाँ पर अपने लिए क्या बोलते हैं, राज्यसभा बोलते हैं अपने संविधान में, और यहाँ पर क्या बोलते हैं लोकसभा बोल सकते हैं। ठीक है, लोकसभा बोलते हैं। तो यहाँ पर देखें कि राज्यसभा जो होती है, राज्यसभा में यहाँ पर राज्य परिषद की बात करें तो राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, 60 है, जिनमें से 26 नॉमिनेट होते हैं और 34 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर पहली बात है कि पहली बार निर्वाचन की बात हो रही है, पहली बार मताधिकार का क्या है, अधिकार दिया गया है आम जनता को। आम जनता को नहीं, उसके भी क्राइटेरिया वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर देखें केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की टोटल संख्या थी जो 145 थी, जिनमें से 41 होते थे नॉमिनेट, और बाकी के जो 104 सदस्य थे ये होते थे निर्वाचित। ठीक,
अब यहाँ पर एक बात है नोट करने योग्य, यहाँ पर जो गवर्नर ऑफ काउंसिल होती थी वो गवर्नर इसको क्या कर सकता है, राज्य परिषद है जो राज्य परिषद को कभी भी गवर्नर के द्वारा, गवर्नर राज्य परिषद को आहूत या सत्र का आहूत भंग तथा अवसान कर सकता था। कौन कर सकता थे, गवर्नर ऑफ काउंसिल या गवर्नर, ठीक है, ये सब कर सकता था। राज्य परिषद की बात है, परंतु ये क्या है, अस्थायी रूप से थी, स्थायी नहीं थी। वर्तमान में हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा क्या है, अपना स्थायी है। राज्यसभा को ना तो कभी भंग किया जा सकता है, ना ही यहाँ पर इसको क्या अवसान किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, परंतु यहाँ पर क्या होता है, भंग भी कर सकता था गवर्नर, आहूत भी कर सकता था, अवसान भी कर सकता था। कौन कर सकता था, गवर्नर ऑफ काउंसिल था यहाँ पर। परंतु अभी राज्यसभा में जो राज्यसभा है, राज्यसभा में ऐसा नहीं हो सकता था। यहाँ पर पहली बात देखेंगे, विधायी जो परिषद है, केंद्रीय विधायी परिषद, केंद्रीय विधायी परिषद में कौन कौन से बदलाव हुए। पहली बात तो यहाँ पर द्विसदनीय विधायिका की बात कहेगी। द्विसदनीय विधायिका में राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। केंद्रीय विधानसभा यहाँ पर राज्य परिषद है, राज्य परिषद को उच्च सदन कहा जाता है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है, 60। नॉमिनेट सदस्यों की बात करें तो इसमें नॉमिनेट सदस्य होते थे, वो होते थे 26 और निर्वाचित होते थे 34। पहली बार निर्वाचन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और देख ले तो गवर्नर होता था, गवर्नर राज्य परिषद को क्या कर सकता था, आहूत भंग अवसान कर सकता था। वर्तमान में ऐसा अपनी राज्यसभा में नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें तो जो केंद्रीय विधानसभा है, केंद्रीय विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। कुल सदस्यों की संख्या 145, जिनमें 41 सदस्य होते हैं नॉमिनेट, 104 होते हैं निर्वाचित। अब इतना हम देख ले। इसके बाद यहाँ पर एक चीज और देख ले, जो केंद्रीय विधान परिषद है, यहाँ पर मतदान की बात हुई। मतदान कैसा था, मतदान देख लो, मतदान के लिए क्राइटेरिया था। कुल उस समय बात की जाए तो 1919 के समय कुल जनसंख्या थी, 1919 के अधिनियम की बात करें तो इसके समय कुल जनसंख्या भारत की जनसंख्या की बात कर रहा हूं, उस समय 25 करोड़ थी। कितनी थी, 25 करोड़। और मतदाता कुल कितने थे, जिन्होंने इन्हें मतदान का अधिकार जिन्हें दिया था, उनकी बात करें तो उनकी संख्या थी 9 लाख। कितनी थी, 9 लाख। अब मतदान करने का क्राइटेरिया बता दिया कि किसी व्यक्ति की जो वार्षिक आय हो, वार्षिक आय होना चाहिए 10,000 रुपए। और दूसरी एक और क्राइटेरिया उन्होंने बनाया था कि जो 750 रुपए टैक्स देता हो, भूमि कर देता हो। जब ये दोनों डिमांड पूरी कर पाएगा तो वही व्यक्ति आएगा, इनको निर्वाचित करेगा, वोटिंग करेगा। तभी तो आप सोच सकते हैं कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 9 लाख व्यक्ति क्या करते थे, मतदान करते थे। ये हो गई आपको विधायी परिषद में क्या क्या बदलाव हुए। वो विधायी परिषद के बदलाव की बात हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके आगे, हाँ यहाँ पर विधायी परिषद है, विधायी परिषद इतना हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर इसके बाद में विधायी परिषद है। विधायी परिषद ये केंद्रीय विधायिका की हम शक्तियां देखेंगे, कौन कौन सी शक्ति थी, क्या सत्र को कैसे कैसे कानून बनाती थी, कहाँ कहाँ पर लागू होते थे। केंद्रीय विधायिका है, जब केंद्रीय विधायिका के द्वारा कानून बनाया जाता था तो पूरे ब्रिटिश इंडिया में अंग्रेज भी जो थे, अंग्रेजों पर भी लागू होते थे कानून। ये सब हम अभी इसी के बाद देखते हैं। यहाँ पर देखें, केंद्रीय विधायी परिषद है जो केंद्रीय विधायिका की शक्तियां, ठीक है। केंद्रीय विधायिका की शक्तियां कौन कौन थी, उनको हम देख लेते हैं। क्या पूरे भारत के लिए कानून बना सकती थी। जो केंद्रीय विधायिका है, पहले पूरे देश के लिए कानून नहीं बना सकती थी, परंतु अब इस 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ कि यह पूरे देश के लिए क्या कर सकती थी, कानून बना सकती थी। दूसरी बात, यहाँ पर यह वर्तमान कानून, जो वर्तमान कानून उस समय था, उस समय वर्तमान कानून में संशोधन भी कर सकती थी और उसको क्या कर सकती थी, निरस्त भी कर सकती थी। और आगे देखें, यह पूरक सवाल पूछ सकती थी, ठीक है। सवालों पर चर्चा करना है, या जो पूरक सवाल थे सप्लीमेंट्री सवाल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री सवालों पर क्या कर सकती है, पूछ यानी क्वेश्चन भी कर सकती है, ठीक है। आगे देखें, स्थगन प्रस्ताव ला सकती थी। जो केंद्रीय विधायिका है, जो केंद्रीय विधायिका की कितनी शक्तियां हुई थी, यहाँ पर किया है स्थगन प्रस्ताव ही ला सकती थी, ठीक है। कौन सा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव। और एक और देख लें, यह स्वतंत्र स्पीच कर सकती थी। अब केंद्रीय विधायिका परिषद में ये हो गया था कि वहां पर क्या हो गया था कि अब बोलने का जो स्वतंत्र रूप से बोल सकते थे, पहले क्या था, बोल नहीं सकते थे, ठीक है। और एक और आखिरी डिमांड है, जो इसने क्या कर दिया, राजस्व था, जो राजस्व को 2 हिस्सों में बांट दिया, केंद्रीय और राज्य में, दोनों में क्या कर दिया इसने, राजस्व को बांट दिया। राजस्व को बांटने के साथ साथ इसने क्या किया, जो बजट था, बजट को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, केंद्रीय बजट और राज्य बजट। यहाँ पर देख लें, राजस्व को केंद्रीय और राज्य में बांट दिया। साथ ही साथ जो बजट था, बजट को भी 2 हिस्सों में बांट दिया, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट। अब यहाँ पर एक बात और है, ये महत्वपूर्ण है कि जो बजट था
बजट पर बहस करने के लिए सिर्फ 25%, जैसे 25% बजट पर क्या होती थी, चर्चा होनी थी, बस यहाँ पर सिर्फ इतनी स्वतंत्रता दी गई कि जो बजट था, बजट पर आप 25% बजट पर चर्चा होगी। ये भी यहाँ पर लागू किया गया है। क्या लागू किया गया है कि जो बजट है, बजट का सिर्फ 25% ही ऐसा हिस्सा होगा जिस पर आप कुछ भी बात कर सकते हैं, परंतु 75% है जो इस बजट पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाएगी। ठीक, सिर्फ 25 पर आप बहस कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं, परंतु जो 75% है, 75% पर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं होगी। ये क्या थी, केंद्रीय विधायिका की शक्तियां थी। फिर से एक बार देख लें कौन कौन सी थी। पूरे भारत के लिए केंद्रीय विधायिका परिषद कानून बना सकती थी। दूसरा, यह वर्तमान कानून में संशोधन कर सकती थी और इसको क्या कर सकती थी, निरस्त भी कर सकती थी। दूसरा देख लें, पूरक सवाल पूछने का अधिकार था, जिसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन बोलते हैं, इसको भी ये अधिकार दे दिया। साथ ही साथ यह स्थगन प्रस्ताव भी ला सकती थी। ठीक है, और यहाँ पर देखना है, इसको अब बोलने की स्वतंत्रता मिल गई थी। इसके जो सदस्य थे वो स्वतंत्र रूप से क्या करते थे, बोल सकते थे। एक और देख लें, इसमें राजस्व था, जो राजस्व की प्राप्ति होती थी, राजस्व की प्राप्ति जो होती थी कुल, उसको क्या कर दिया गया, केंद्र और राज्य में बांट दिया गया। अब केंद्र और राज्य में जब राजस्व को बांटा तो यहाँ पर हमने सोचा कि चलो बजट में भी छूट दे दी जाए, तो बजट को भी तो हिस्सों में बांट दिया, केंद्रीय बजट और प्रांतीय बजट। अब यहाँ पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण बिंदु ये डाल दिया कि जो बहस होगी बजट पर, वो सिर्फ बजट के 25% हिस्से पर होगी, ना कि पूरे पर। ठीक है, 25% पर आप जहां हैं तो कितना भी बहस कर सकते हैं, मगर 75% पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं होगी। ये थी आपकी केंद्रीय विधायिका की क्या शक्तियां। अब हमें यहाँ पर देखेंगे कि प्रांतों में कितना बदलाव हुआ है। ठीक है, प्रांतों के बदलाव देख लेते हैं। प्रांतों में वही बदलाव है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय, वो हमने एक बार बता दिए, फिर हमें यहाँ पर थोड़ा सा उसको अच्छे से लिख के बता दें, जिससे कि आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर देख लें प्रांतों में बदलाव। प्रांतों में क्या क्या बदलाव हुए। प्रांतों में एक शासन की व्यवस्था की गई, जिसमें आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दिए गए। अब यहाँ पर आरक्षित विषय की बात करें तो आरक्षित विषय किया, इनमें गवर्नर काउंसिल के द्वारा क्या होता था, प्रशासन किया जाता था या शासन किया जाता था। वहीं पर देख लें, जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर के द्वारा मंत्रियों की सहायता से शासन किया जाता था। ठीक, यहाँ पर ये देख लें कि गवर्नर की काउंसिल परिषद है, इसके जरिए गवर्नर का क्या संबंध है। यहाँ पर ये देखना है कि गवर्नर काउंसिल परिषद और गवर्नर के बीच में संबंध ये है कि गवर्नर काउंसिल परिषद का जो गवर्नर काउंसिल परिषद का एजेंट है कौन, गवर्नर। जो गवर्नर काउंसिल परिषद है, गवर्नर काउंसिल परिषद का एजेंट है, एजेंट के रूप में काम करता है गवर्नर। किसके लिए, गवर्नर काउंसिल परिषद के लिए। और गवर्नर काउंसिल पर जो गवर्नर है, इनका एजेंट कौन है, ये मंत्री है। कौन है, मंत्री किसके एजेंट है, गवर्नर के। और गवर्नर किसका एजेंट है, गवर्नर काउंसिल परिषद का। यहाँ पर एक कड़ी है एक प्रकार से, और सब जो सारा कार्य करता है कौन करता है, ये परिषद करती है, गवर्नर काउंसिल परिषद। इसके नीचे आ जाएगा गवर्नर, और गवर्नर के नीचे आ जाएगा मंत्री। अर्थात मंत्री रिपोर्ट देगा गवर्नर को, गवर्नर करेगा गवर्नर काउंसिल में यहाँ पर रिपोर्ट। ठीक है, तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि गवर्नर काउंसिल का जो एजेंट के रूप में कार्य करता है वो करता है गवर्नर, और गवर्नर क्या एजेंट है जो वो थे उस समय के निर्वाचित मंत्री, वो किसके द्वारा निर्वाचित होते थे, वो भी गवर्नर के ही द्वारा अपने मनपसंद के निर्वाचित किए जाते थे। परंतु इस बार क्या हुआ था कि जो विधायिका परिषद थी उसमें निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये होता है। अब हम देख लेंगे बिंदुवार क्या है, अधिनियम में कौन कौन से बिंदुवार देख लेंगे पॉइंट बाय पॉइंट, जिससे कि आपको याद करने में सब लिया जाए। ऐसा ज्यादा हो गया है तो हम बिंदुवार देख लेंगे, मुख्य बिंदु कौन कौन थे वो हम नोट कर देते हैं, बस इसके बाद ये अधिनियम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं बिंदुवार जो फैक्ट है, बिंदुवार यानी कि अधिनियम में कौन कौन से मुख्यतः बिंदु देख लेते हैं हम। सीधी बात है, पहली बार जो हुआ था, पहली बार क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ, लेकिन क्या हुआ, सीमित अधिकार के साथ दे दिया, इसके सीमित मताधिकार होगा। मताधिकार के लिए हमने बताई थी क्या क्राइटेरिया बनाया था। ठीक है, वही मताधिकार, सीमित मताधिकार दिया, मगर पहली बार क्या हुआ, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। दूसरी शर्त देख रहे, पहली बार महिलाएं थी, जो महिलाओं को क्या हुआ कि यहाँ पर मतदान का भी अधिकार मिला। ठीक है, वो भी पहली बार की बात है। वहीं पर देख रहे हैं कि लंदन में कमीशन, हाई कमीशन के लिए पद का निर्माण किया गया था, जिसे हम उच्चायुक्त बोलते हैं। हमने बताया था कि उच्चायुक्त का निर्माण किया गया, और उस उच्चायुक्त को जो वेतन था वो किससे दिया जाने लगा, भारतीय फंड से दिया जाने लगा। यहाँ पर देख लें विषयों की सूची का बंटवारा हुआ, केंद्रीय सूची और प्रांतीय सूची थी। यहाँ पर क्या हुआ, इनकी सूची का बंटवारा हुआ था विषयों की। अब यहाँ पर और देखें राजस्व एवं बजट का क्या हुआ, बंटवारा हुआ। राजस्व को भी मान दिया गया केंद्र में एवं राज्य में। वहीं पर इसको देखना बजट का भी बंटवारा हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों प्रकार से हुआ। और यहाँ पर क्या बोला बजट में
कि बजट है, जो बजट का सिर्फ 25% हिस्से पर ही क्या होगी, डिबेट होगी, बाकी के हिस्से पर डिबेट नहीं होगी। वहीं पर देखें, पहली बार उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई, पहली बार उत्तरदायी सरकार की घोषणा की गई कहां पर, ये बोलिए केंद्र में, सिर्फ केंद्र में नहीं, सॉरी केंद्र में नहीं, प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, वो भी किसके लिए, जो मंत्री थे उनके लिए, कि यदि एक मंत्री क्या है अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो वही हटेगा, पूर्ण रूप से नहीं होगा, सामूहिक नहीं होगा, सीमित मात्रा में था ये उत्तरदायी जो सरकार की घोषणा की गई वो कैसे की गई थी, अल्प या सीमित मात्रा में, ठीक। वहीं पर देखें सांप्रदायिक मंडल का भी विस्तार किया गया है। सांप्रदायिक मंडल 1909 की बात करें तो 1909 में सांप्रदायिक मंडल के लिए सिर्फ सांप्रदायिक निर्वाचन की बात कही गई थी, वो कही गई थी मुसलमानों को। यहाँ पर क्या बोला कि सांप्रदायिक मंडल का विस्तार हो, अब सभी के लिए क्या है कि अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से वो चुनाव कर सकते हैं अपने अपने नेता को, ठीक है। अब जो वायसराय था, वायसराय की कार्यपालिका परिषद थी, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में 3 भारतीयों को शामिल किया गया है। पहले भारतीय कौन थे, जो 1858 की हमने बात बताई थी, उस समय की बात है, उस समय सिर्फ एक भारतीय को शामिल किया गया था, वो किया गया था आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, उनको किया गया था उसमें कार्यपालिका परिषद में शामिल, परंतु अभी 3 भारतीयों को शामिल कर दिया गया था। और इसे वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद है इसमें कुल कितने सदस्य थे, इसमें सदस्यों की संख्या थी 8 में से 3 भारतीयों को शामिल यहाँ पर किया गया था कि 3 भारतीय होंगे, बाकी के क्या होंगे अंग्रेज जो भी वो चाहे, ठीक। अब प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। वहीं पर केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो हुआ द्विसदनीय व्यवस्था को घोषित किया गया कि द्विसदनीय व्यवस्था होगी कहां पर, केंद्र में भी। अब यहां पर एक चीज और देख लें, एक पॉइंट रह गया है, एक कौन सा 12वां पॉइंट है, लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, के गठन का प्रावधान, यहाँ पर प्रावधान किया गया था, परंतु यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग है, जो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था सर, ठीक है, परंतु इसका पूर्ण रूप से जो गठन हुआ था ये हुआ था 1926 में, जब ली आयोग बना था। ली आयोग के गठन होने पर और उसी की क्या सिफारिश थी, तो उसकी सिफारिश में हुई, सिफारिश के आधार पर कब बनाया था ये यहाँ पर प्रावधान तो यहाँ पर किया गया था 1919 के अधिनियम में, परंतु पूर्ण रूप से बना कब हुआ, बना था 1926 में, ये याद रखना। ली आयोग के तहत, कौन सा आयोग था, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर। ये थे आपको 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रमुख बिंदु। एक बिंदु रह गया जो समीक्षा के लिए वैधानिक आयोग। ये समीक्षा के लिए वैधानिक आयोग का गठन होना था कब, ये 1919 से होना था 1929 में। कब होना था, 1929 में, अर्थात 10 साल बाद। परंतु ये समय के पहले हो जाता 1927 में। उसी के समीक्षा करने के लिए कमीशन का गठन होता है, जिसको संवैधानिक आयोग कहते हैं। वो होता है आपका 1927 में साइमन कमीशन, वही कहलाता है जो आता है, वो इसी की समीक्षा करने के लिए आता है 10 साल बाद। आना कब था, 1929 में, परंतु आ कब जाता है, ये आ जाता है 1927 में। ये 1927 में कमीशन क्यों आता है, ये हम इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि वहां पर होने थे 1927 के पहले, 1927 के बाद होने थे चुनाव, ठीक है। तो ये समीक्षा आयोग का गठन इसलिए जब 2 साल पहले जल्दी कर दिया गया था, क्योंकि उस समय जो सरकार थी, सरकार को लग रहा था कि आने वाले समय में हमारी सरकार नहीं होगी, इसलिए समीक्षा आयोग का गठन कोई भी अच्छा काम हम ही क्यों न करके जाए, इसलिए उस पार्टी ने सोचा कि ये साइमन कमीशन का गठन किया। परंतु साइमन कमीशन का विरोध हुआ, उसका भी एक कारण था, उसके हम अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उसको क्या था। परंतु यहाँ पर ये तो अभी देखने पर इसके बिंदु फैक्ट, इसकी कमियां क्या क्या थी वो कमियां भी देख लेते हैं। कमियां ऐसे बता दें तो बेटर है, आप लिख के बताएंगे, चलो लिख के ही बता देते। कमियों में मुख्यतः एक कारण था कि एक तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि यहाँ ये सुधार की बात कर रहे थे और ऊपर से आम जनता के लिए क्या कर रहे थे, दबाव बना रहे थे। वो दबाव कैसे बना रहे थे इसको हम रफ कर दें, फिर उसके बाद हम बताते हैं कि कमियां क्या रही और दबाव भी क्या रही। अधिनियम है, अधिनियम की कमियां क्या थी, जो केंद्रीय स्तर है, केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, ये सिर्फ की गई थी कहां पर, प्रांतीय स्तर पर, ठीक है। पहली बात तो यहाँ पर जो केंद्रीय स्तर था, केंद्रीय स्तर पर शासन कौन था, गवर्नर काउंसिल ऑफ इंडिया करता था, ठीक है, या गवर्नमेंट के जरिए किया जाता। तो यहाँ पर मुख्य बात ये थी कि जो उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं की गई थी, ये सब की गई थी प्रांतों में, वो भी सीमित मात्रा में, ठीक। अगला देखें, प्रांतों को शक्ति देने के बावजूद केंद्रीय नियंत्रण के अंदर रखा गया था, केंद्रीय नियंत्रण में रखा गया था। यहाँ पर सब विषयों की सूचियां बंटवारा किया था, ना कि शक्तियों में,
ठीक, आगे देख रहे हैं जो सिविल सेवक थे, सिविल सेवक गवर्नर के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। यहाँ पर मुख्य बात यह है कि जो सिविल सेवक यदि गवर्नर नियुक्त करेगा तो सीधी बात है कि वह किसी की नहीं सुनेगा, सिर्फ सिवाय गवर्नर की। यहाँ पर जो मंत्री चुने जाते थे, मंत्रियों को ये जो सिविल सेवक थे वो चपरासी के ओहदा को मानते थे, उनकी कोई बात सुनते ही नहीं थे कि मंत्री कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो सिर्फ सुनता किसका था, गवर्नर का। जो गवर्नर कहेगा वही सिविल सेवक सुनेंगे। एक प्रकार से तानाशाह थे, उनको ना तो आम जनता से मतलब था ना कुछ, सिर्फ उनको अपनी राजशाही ठाट से थी। इसलिए तो जवाहरलाल नेहरू जाते जाते कह रहे थे कि मैंने सब कुछ परिवर्तन कर दिया, मगर मैंने सिर्फ एक चीज में परिवर्तन नहीं किया, वो भी नौकरशाही व्यवस्था को मैं चेंज नहीं कर पाया, क्योंकि नौकरशाही व्यवस्था इतनी ठाट की थी कि वो एक प्रकार से मंत्रियों को सुनते ही नहीं थे। ठीक है, तो ये कहां से पनपी थी नौकरशाही व्यवस्था, और ऐसी नौकरशाही व्यवस्था ये पनपी थी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गवर्नर के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता था और मंत्रियों का इन पर कोई दबाव नहीं होता था, इसी कारण से ये सब व्यवस्थाएं हुई। अब पृथक निर्वाचन की बात करें तो पृथक निर्वाचन का विस्तार भी कर दिया गया था। यहाँ पर पहली बात तो वहां पर 1909 में थोड़े अधिक मात्रा में दिया था मुसलमानों को, फिर यहाँ पर 1919 के भारत शासन में अधिनियम में क्या कर दिया था, इसका विस्तार कर दिया था। अब यहाँ पर एक तरफ बात करें तो एक तरफ सुधार की बात कर रहे थे इस अधिनियम के अंतर्गत, वहीं पर क्या कर रहे थे, दूसरी तरफ बदलाव दबाव डाल रहे थे। दबाव कैसे डाल रहे थे? रोलेट एक्ट। अब आते हैं मुख्य बिंदु पर कि कहां से ये दबाव की बात चल रही है। रोलेट एक्ट है, जो रोलेट एक्ट, इसकी घोषणा जो हुई थी वो ये हुई थी 18 मार्च 1919। लागू कब होता है? लागू की डेट और देखें, लागू होता है 21 मार्च 1919। अब ये क्यों होता है, क्यों लागू किया जाता है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसको भी थोड़ा सा देख लें। हम ज्यादा विस्तार में नहीं आएंगे, मगर फिर भी इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम देना। यहां पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखना कि गदर पार्टी की स्थापना होती है 1913 में, तो ये गदर विद्रोह ही चलता है, यह गदर विद्रोह एक कारण हो गया। दूसरा कारण यहां पर देख लें, 1915 में भारत रक्षा अधिनियम आया था, भारत रक्षा अधिनियम या निवारण अधिनियम भी बोल सकते इसको। ठीक है, एक कब आया था? ये आया था, क्यों आया था? 1914 से 1918 में प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उसी के उपलक्ष्य में भारत की रक्षा के लिए भारत की रक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। भारत की रक्षा अधिनियम 1915 ये लागू किया गया था। इसमें ये बोला गया था कि जो भी किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको बिना कारण बताया और बिना उसकी कोई परीक्षण किए यदि उसको हिरासत में लिया है तो हिरासत बिना परीक्षण किए उसको कारावास में डाल दिया जाएगा, कम से कम 2 साल के लिए। कितना इसकी सजा थी? जो कम से कम 2 साल। और इसका क्या हुआ था? इसका कर दिया था इन्होंने अनिश्चितकालीन के लिए विकास कर दिया था कि आगे तक इसका जो टाइम पीरियड था वो पहले शुरू में कम था, फिर इसका टाइम पीरियड क्या कर दिया था इन्होंने, बढ़ा दिया था। जब एक टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ा, तब यहाँ पर विद्रोह चालू हो चुके थे। इसी के विरोध में क्या हुआ, विद्रोह चालू हुए। अब जब विद्रोह चालू हुए तो यहाँ पर एक बात और देखना कि अब इन सब चीजों को लेकर गदर पार्टी में भी राष्ट्रवादी भावना विकसित हो रही थी और इस अधिनियम को लेकर भी क्या होते, लोगों में आक्रोश था। लोगों में जब आक्रोश था तो यहाँ पर भी राष्ट्रवादी भावना क्या हो रही थी, विकसित हो रही थी। इसी राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए 1919 में 18 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट आया और लागू कब हो गया, 21 मार्च 1919 को। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि गांधी जी की अभी एंट्री नहीं हुई थी। गांधी जी क्योंकि अफ्रीका से आए थे कब, 1915 में। अब गांधी जी को कॉलोनियों में अपना अहिंसक रूप से अफ्रीका की कॉलोनियों में वहां पर अहिंसक रूप से आंदोलन करने का तो अनुभव था, परंतु भारत में नहीं था। ये आए कब थे, वीडियो देखें, 9 जनवरी को आए थे। इन्हीं के दिन पर क्या मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं इन्हीं के आगमन पर। ठीक है, तो आज 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। यहाँ पर क्या हुआ था, उस समय इनकी पृष्ठभूमि नहीं थी, क्षेत्रीय स्तर पर काम कर रहे थे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह है, आपने देखा होगा चंपारण सत्याग्रह, ऐसे छोटे-छोटे क्षेत्रीय स्तर पर कार्य कर रहे थे। उस समय तक इनका क्या हुआ था, एक प्रकार से भारतीय राजनीति में उत्कर्ष नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब 1919 का रोलेट एक्ट आता है तब गांधी जी यहाँ पर एक्टिव होते हैं भारतीय राजनीति में। तो जब यहाँ पर ये एक्टिव होते हैं तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो रोलेट एक्ट है, रोलेट एक्ट के विरोध में यहाँ पर विरोध चलता है कहाँ, पंजाब की बात करें हम, पंजाब की ओर चलते हैं। पंजाब में
इसी रोलेट एक्ट के विरोध में, रोलेट एक्ट के विरोध में दो नेताओं को, कांग्रेस के दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता। कौन कौन से? एक थे सतपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। इन दो नेताओं को इनको क्या कर लिया जाता? गिरफ्तार कर लिया जाता। किस एक्ट के अंतर्गत? रोलेट एक्ट के अंतर्गत। ये क्या कर रहे थे? वहां पर एक प्रकार से आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे थे। इन दो नेताओं को क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब इन दो नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब बात होती है अमृतसर 13 अप्रैल की। बात करें 13 अप्रैल में, 13 अप्रैल को अमृतसर में क्या होती है? जनसभा बुलाई जाती है सभी लोगों के द्वारा। तो वहां जनसभा बुलाई जाती है 13 अप्रैल को। कहां? 13 अप्रैल 1919 को। ये आपको एक डेट देखकर आपको याद हो गया, आ गया होगा कि हम किसकी चर्चा करने वाले हैं। एक घटना है जलियांवाला बाग हत्याकांड की, ठीक है। ये घटना कब की है? 13 अप्रैल 1919 को, जब रोलेट एक्ट के अंतर्गत ही सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया जाता है। रोलेट एक्ट के अंतर्गत ही, रोलेट एक्ट को अराजक कानून भी कहा जाता है। यहाँ पर ये भी ध्यान रखना, अराजकता का कानून या अराजक कानून, अराजक कानून। और इस कानून को एक नाम और बोला जाता है बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील कोई सुनवाई नहीं होगी। जिस व्यक्ति को जिस रूप में पकड़ा जाएगा, संदिग्ध होगा या व्यक्तिगत रूप से देखा जाएगा इससे मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी है, तो वहां पर क्या होगा? पुलिस वाले हैं इनको उठा कर ले जाएंगे। और इन पर ऐसा कानून था, ना तो इस पर किसी प्रकार की अपील की जा सकती है, ना ही वकील की लगाया जा सकता है, ना ही दलील सुनी जा सकती है। इस प्रकार का ये कानून था। कौन सा? रोलेट एक्ट में अराजक कानून के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो घोषणा होती है 18 मार्च और लागू होता है 21 मार्च 1919 में। इसी के विरोध में क्या होता है? पंजाब में सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। जब ये आंदोलन करते हैं तब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तब इनके विरोध में, इनको गिरफ्तार करने के विरोध में जनसभा होती है। जनसभा होती है 13 अप्रैल को। 13 अप्रैल को एक दिन खास दिन होता है, बैसाखी का दिन। कौन सा दिन होता है? बैसाखी का, बैसाखी दिवस ही बोल सकते हैं। ये दिवस रहता है उस दिन। जब इस दिवस में क्या होती है? बहुत सारे लोग आ जाते हैं वहां पर, ठीक है। जब लोग एकत्रित होते हैं तब यहाँ पर लोगों को गुप्तचर के माध्यम से पता चलता है कि वहां पर भीड़ ज्यादा एकत्रित हो रही है, वो आक्रोश फैला रहे हैं, ठीक है, या कुछ भी हो रहा है। तो यहाँ से जनरल ओडायर होता है, एक सेनापति होता है जनरल ओडायर, या यहाँ पर हम मेजर ही बोल सकते हैं, सेनापति लिख दें सीधी बात, सेनापति मेजर जनरल ओडायर, जनरल ओडायर। ये आता है अपनी सैनिकों के साथ, कम से कम 50 हथियारबंद सैनिक लाता है और ये भीड़ पर क्या करता है? गोलियां बरसा देता है, जिसमें से 1500 व्यक्ति सीधे सीधे मारे जाते हैं, 1200 घायल होते हैं। इस प्रकार टोटल व्यक्ति जो होते हैं हताहत होते हैं 3000 से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर गांधी जी की जब एंट्री होती है, ये है आपका जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग की पृष्ठभूमि आपने देखी कि जलियांवाला बाग कैसे हुआ। 13 अप्रैल को क्या होता है? जब इन दो बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, दोनों नेता कांग्रेस के थे, इनको गिरफ्तार किया जाता है। तो इनके गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल को क्या होता है? बैसाखी के दिन भीड़ एकत्रित होती है। जब भीड़ एकत्रित होती है तब यहाँ पर जनरल ओडायर अपने सैनिकों के साथ आता है, उन पर गोली चलाता है। तो वहां पर 3000 लोग ज्यादा हताहत होते हैं, जिनमें 1500 की मौत होती है, 1200 क्या हो जाती है? वहां पर घायल होते हैं, और गंभीर रूप से घायल 349 संख्या बताई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कहानी बनी थी। तो ये सब हमें देखना है कि एक प्रकार से क्या कर रहा था? 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेज कर रहे थे कि हम सुधार करेंगे, वहीं पर दूसरी तरफ अत्याचार भी कर रहे थे। तो ये क्या था कि ये सिर्फ नाम मात्र का कानून था, ये सब घटनाएं वहां पर घटित हो ही नहीं थी, ठीक है। तो ये सब हम देख लें। इसके बाद हम आगे करेंगे कि 10 साल जो कानून की समीक्षा के लिए अभी बनाया था साइमन कमीशन, साइमन कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। 1927 में आया, जो 1929 में आना था, 10 साल के बाद। इसी प्रावधान यानी इसी अधिनियम की समीक्षा के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके बाद हम अब हम अपनी क्लास करते हैं समाप्त। धन्यवाद। एक आप सेशन कैसा लगा? लाइक, कमेंट और शेयर करके हम बताएं। धन्यवाद।